हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 26 टॉपिक के तहत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैं अपने चैनल पे आपको करा रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत जितना भी जीके जीएस है अभी तक आई है, उसके आधार पर मैंने आपको टॉप 26 टॉपिक की लिस्ट दी थी और उसी लिस्ट के तहत ये हमारा 7वां वीडियो है जिसमें मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कराऊंगा, यूएन कराऊंगा। यूएन पे आपके एग्ज़ाम में मतलब यूएन उनका पेट टॉपिक है, उस पर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ ना कुछ यूएन से रिलेटेड। तो जितनी भी यूएन की संस्थाएं हैं, यूएन क्या है, उनकी जितनी उनसे जितनी जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उन सबको हम करेंगे और उसको बहुत विस्तार में करेंगे। उसके बाद की जितनी भी संस्थाएँ हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली पूछा जाता है उनकी स्थापना कब हुई और फिर कब हुई से भी ज़्यादा पूछा जाता है उनका मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, और वो जो संस्था है वो किस पर्पज़ से बनाई गई। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में सिर्फ इतना पूछा जाता है, तो मैं आपको वही सब शुरुआत करा रहा हूँ। और आपको पता ही है कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं ये जो टॉप 26 टॉपिक की सीरीज़ है मैं कितने दिन में कराऊंगा, क्योंकि अभी तो मात्र 7 वीडियोज़ हुए हैं, अभी मेरी लगभग 19 वीडियो इसकी बाकी हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, आज जो है वो डेट आपकी हुई है 27 तारीख। ठीक है, और आप परेशान मत होइए, अभी दिवाली भी बीच में पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको 5 नवंबर तक कंप्लीट 26 टॉपिक करवा दूंगा। ठीक है, मतलब आपका एग्ज़ाम जैसे लास्ट नवंबर या फिर दिसंबर की शुरुआत में होगा, तो आप सबको मैं आश्वस्त कर देता हूँ 5 नवंबर तक आपको वीडियोस मिल जाएंगी। एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस भी मैं आपको दूंगा और कंप्लीट वीडियोस करा दूंगा, उसकी आप टेंशन मतलब। उसके बाद मैं आपको इंग्लिश की प्रॉपर क्लासेस दूंगा, हिंदी की प्रॉपर क्लासेस दूंगा, जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर मैं मैथ की भी कराऊँगा। और इसके साथ ही 5 नवंबर के बाद मैं एक चीज़ शुरुआत कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मतलब आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैं मतलब मुझे अलग अलग जो प्रकाशन वाले जो पेपर बना रहे हैं टेस्ट सीरीज, मैं आपको कंप्लीट 100 क्वेश्चन की जिसमें 25 मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट्स, वो मैं आपको मतलब कंप्लीट टेस्ट सीरीज कराऊँ 100 नंबर की। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा मतलब वो सजेशन कि आप लोग चाहते हैं तो मैं उसको वो भी कराऊंगा बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ साथ। ठीक है, और उसकी शुरुआत हम अगले 5 तारीख के बाद से मतलब शुरुआत कर देंगे। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं। इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई थी और मैं जो भी ये सब करा रहा हूँ इन सब की जो PDF है वो रिवाइज के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। और बार बार मैं आपसे कहता हूँ आप सब जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारी PDF तुरंत मिल जाती हैं। और उसके अलावा जितना भी रिवीजन वाली चीज़ें हो सकती वो पिक्स के माध्यम से मैं और भी रिवीजन अभी करा रहा हूँ। अभी मैं GS के पिक्स दे रहा हूँ आपको, फिर मैं हिंदी इंग्लिश और मैथ के फार्मूलाज वगैरह की भी वहीं पर दूँगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेरी हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मैंने टेलीग्राम के नीचे अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, जाकर आप सब वहाँ पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे भी मतलब आप सबको रिप्लाई कर देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो ये 2-3 मिनट आपके चले गए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है। अब सबसे पहले इसमें हम यूएन देखेंगे। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक यूएन है, उसके बाद यूएन से जुड़े हुए संगठन, फिर कुछ अन्य संगठन। ठीक है, और संगठन आपको पता है 2-3 क्वेश्चन आपको इसी एक वीडियो से मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। 25 में से अगर 2 से 3 वीडियो मिल रहे हैं इस एक वीडियो से मात्र आधे घंटे की, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब यूएन क्यों बना, कैसे गठन हुआ, इसमें मैं जितनी पॉइंट मैंने लिख रखे हैं जो मैं बताऊंगा वो सब आपको याद रखना। उसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, कब हुआ था आपका 1914 से 18 तक चला था। ठीक है, 1918 में ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होता है। और जब समाप्त होता है तो एक संधि होती है वर्साई की संधि। आपसे कई बार एग्ज़ाम में अगर ये ना पूछा कर जाएगा तो ये पूछ लेता है, अगर पूछना चाहेगा कि प्रथम विश्व युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो वर्साई की संधि के द्वारा। और ये जो वर्साई की संधि थी ये जर्मनी के ऊपर मित्र राष्ट्रों के द्वारा थोपी गई थी। तो मित्र राष्ट्र कौन थे, वही ब्रिटेन के साथ वाले। ठीक है, अमेरिका वगैरह। ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, जितने भी यूरोपियन कंट्री थे। और वही यूरोपियन तो कंट्री हालांकि जर्मनी भी था, जो जिसमें इटली और ये जर्मनी वगैरह आते थे, जिनको कि धुरी राष्ट्र बोलते हैं। तो वो लोग युद्ध हार गए थे और मित्र राष्ट्र जीते थे, तो इन्होंने ज़बरदस्ती वर्साई की संधि कर ली थी जर्मनी पर, और जर्मनी पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए थे। तो ये सब आपने वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो जब ये वर्साई की संधि हो जाती है और फिर ऐसी बात होती, पूरी दुनिया बैठती है और उनको लगता है बहुत ज़्यादा जन धन की हानि हुई है, तो फिर वो सोचते हैं कि ऐसा वार दोबारा कभी ना हो। तो उस सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए एक संस्था का गठन करते हैं, उसको कहते हैं राष्ट्र संघ, या उसी को इंग्लिश में कहते हैं लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी ये आपको याद रखना है, एग्जैक्ट डेट भी याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। वो डेट है 10 जनवरी 1920। ठीक है, 1918 में युद्ध समाप्त होता है और 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस
की स्थापना होती है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस लीग ऑफ नेशंस को किसने स्थापित किया था या इसका प्रस्ताव किसने दिया था। तो वो थे अमेरिकन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन हुआ करते थे, उन्होंने ही इसका प्रस्ताव दिया था और इसका जो हेडक्वार्टर था वो जिनेवा में था। हेडक्वार्टर वाली बात आप लोग हर संगठन में याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसकी स्थापना कब हुई, तो लीग ऑफ नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, केवल राष्ट्र संघ, वो जिनेवा में स्थापित था और वुडरो विल्सन ने इसकी स्थापना की थी। अब लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है। अच्छा, इसका ये फेल क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लीग ऑफ नेशन काम नहीं कर पाता है। लीग ऑफ नेशन में एक प्रावधान था, मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखा नहीं है। उसमें प्रावधान ये था कि लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनने के लिए कोई भी देश इसका सदस्य जब बनेगा जब वो देश अपने वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा रेक्टिफाई कर लेगा उस चीज़ को। जैसे अगर भारत चाहता या भारत चाहे, उस समय तो भारत खैर गुलाम ही था ब्रिटेन का, लेकिन आज के समय में रेक्टिफाई करने का मतलब यह है कि भारत अगर किसी संगठन का सदस्य बनता है और उसमें कुछ ऐसी शर्त होती है कि भारत को रेक्टिफाई करना जरूरी है, तो भारत उस पर साइन करेगा। उससे पहले भारत अपने पार्लियामेंट में एक बिल लाएगा और उसको पास होगा। तो आपको पता है अगर आपकी मेजोरिटी रहेगी तो आप लोग पास करवा लेगी सरकार, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन इसीलिए फेल हो गया इस एक प्रावधान के कारण, क्योंकि अमेरिका स्वयं ही इस लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि जो अमेरिकन संसद है जिसका कि नाम कांग्रेस है, उसने इसको रेक्टिफाई ही नहीं किया था, ठीक है। इसलिए ये फेल हो गया। ये मैंने आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दिया ताकि एक कहानी टाइप से हो जाए और आप लोग भूले ना इसको, ठीक है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार आता है। सेकेंड वर्ल्ड वार ये फेल हो गया तो सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। ये कब होता है, 1939 से 1945 में। आपको पता है लास्ट में, मतलब जब जर्मनी पोलैंड पे मतलब एंड द एंड वो जो है 1939 में 3 सितंबर 1939 को, 2 सितंबर 1939 को वो पोलैंड पर अटैक करता है। तो ब्रिटेन उसके विरुद्ध, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा होता है और उस सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हो जाता है तो उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने यूएनए की स्थापना की और लीग ऑफ नेशन की जगह पे की थी, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन से जुड़े हुए अमेरिकन राष्ट्रपति कौन थे, वो थे वुडरो विल्सन। और यूएनए से जुड़े हुए जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम यूएनए के बारे में बात करते हैं। यूएनए का अंग क्या है, उनका हेडक्वार्टर क्या है, यूएनए से रिलेटेड एक एक चीज़ आप याद रखेंगे। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ एज इट इज़ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, आप सब जाकर उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब देखते हैं यूएन के अंग। तो यूएन के आपको याद रखना 6 अंग हैं। जैसे आपका जो ग्रुप डी वाला एग्जाम होगा तो उसमें तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूएन के कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका में, ठीक है। और ये जो न्यूयॉर्क सिटी है ये मैनहट्टन द्वीप पे होती है। ये भी आपको याद रखना, आपसे एग्जाम में ज्योग्राफी में या इसी में पूछ लेगा कि न्यूयॉर्क सिटी किस द्वीप पर स्थित है, तो यूएस के मैनहट्टन द्वीप पर है, ठीक है। अब इसके जो 6 अंग हैं वो कौन से हैं, नंबर 1 महासभा है, फिर न्यास है जिसको कि ट्रस्ट बोलते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, फिर सचिवालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद और फिर सुरक्षा परिषद। अब हम इसको बारी बारी से एक एक को लिख पढ़ते हैं, ठीक है। और ये पूरे चार्ट में मैंने जो भी चीज़ें लिख रखी हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सिर्फ इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आप इन्हीं फैक्ट्स को याद रखेंगे, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हैं वो मैंने लिखी नहीं, ना ही पूछी जाएंगी। तो अब सबसे पहले देखते हैं महासभा। महासभा में कुल 193 देश हैं। आप मान के चलो दुनिया में जितने भी देश हैं लगभग हर देश इसका सदस्य है, ठीक है। और इसकी बैठक मतलब वर्ष में एक बार होती है और हर सितंबर माह में होती है। तो ये भी पूछ लेगा कि किस माह में होती है, तो सितंबर माह में होती है। और इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा डायरेक्ट कि निम्न में से किसे विश्व की लघु संसद कहते हैं, तो ऑप्शन में एक महासभा रहेगा और यूएन भी रहेगा। तो यूएन नहीं लगाना बल्कि महासभा लगाना है। और इसका जो अध्यक्ष चुना जाता है वो 1 साल में, मतलब 1 साल के लिए चुना जाता है। और इसकी जो फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी वो आपको क्यों याद रखनी है, वो इसलिए याद रखनी है क्योंकि वो एक भारतीय थी और वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। तो यूएन महासभा की पहली, याद रखना आप लोग कि यूएन की पहली महासचिव नहीं थी, महासचिव अलग चीज़ होती है, ठीक है। यूएन की जो जनरल असेंबली है, महासभा थी, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित हुआ करती थी, जो कि भारत की थी। अब हम देखते हैं ये न्यास या ट्रस्ट क्या होता है। ये यूएन के खर्च हेतु होता है, ठीक है। मतलब यूएन का अपना खर्चा कैसे चलेगा अनेक चीज़ों के लिए, तो उसके लिए एक ट्रस्ट स्थापित किया गया और इस ट्रस्ट में दुनिया के अलग अलग देश पैसा डालते हैं। और आपको पता है भारत भी उसमें पैसा देता है, लेकिन जो भारत पैसा देता है वो 1% भी नहीं देता है, बहुत कम पैसा देता है, ठीक है। चाइना और अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं। फिर अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसी को ICJ कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें सिर्फ आपको पूछेगा ये 2 पॉइंट कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो हेग में है। एक कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। और इस न्यायालय में कुल 15 जज होते हैं और इनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 9-9 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये हो गया ICJ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सचिवालय को। सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो होता है महासचिव, जो कि वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस हैं। और ये आपको पता है, यही एंटोनियो गुटरेस को लेकर अभी कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि इजराइल ने इनके विरुद्ध एक सर्कुलर जारी कर दिया था कि अगर ये हमारे देश में आते हैं तो हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो UN के महासचिव को अरेस्ट करना अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है। ठीक है, तो खैर अरेस्ट तो नहीं करेंगे, ना ही वो वहाँ जाएंगे। एक मतलब कंट्रोवर्सी में ही आ गए थे, तो इसलिए उनका नाम याद रखेंगे, एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, जैसे अभी देखा जाए जजेज का कितना होता है, 15 वर्ष। ठीक है, और टोटल मतलब 15 जजेज होते हैं, 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है अगर फैक्ट पूछेंगे कि प्रथम महासचिव कौन थे, कौन UN सचिवालय के प्रथम महासचिव कौन थे, तो वे त्रिगवेली थे। और त्रिगवेली कहाँ के रहने वाले थे, ये थे नॉर्वे के रहने वाले। ठीक है, अब अगला जो हमारा 5वां है इसका अंग, वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, या फिर सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, UN जितने भी अलग अलग देशों में सामाजिक एवं आर्थिक कार्य करता है, जैसे कहीं पे युद्ध हो रहा है, भूख है, अकाल है, सूखा पड़ गया, मतलब दुनिया में जो भी इस तरह की मानवीय आपदाएं होती हैं, उनसे निपटने के लिए UN उसमें जो सहायता भेजता है वो इसी परिषद के द्वारा होता है। अब जैसे एक संगठन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हम अलग से भी देखेंगे अभी इसके बाद। तो ILO जो है वो इसी के तहत काम करता है। फिर FAO जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी देखेंगे। UNESCO जो है हमारा विज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य करता है, वो भी इसी के तहत आता है। और एक चीज़ और, आप एक फैक्ट याद रखेंगे कि जो कलिंग पुरस्कार है वो यूनेस्को प्रदान करता है। तो आपसे अगर पूछ ले कलिंग पुरस्कार कौन देता, तो यूनेस्को देता, तो मैंने इसीलिए इसको लिख दिया था। फिर एक संस्था यूनिसेफ, जो बच्चों वगैरह पे काम करती है। ठीक है, तो यूनिसेफ भी इसी सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के तहत आती है। तो ये सब UN के अंग हैं, मतलब UN के ही पार्ट्स हैं। अब अगला आती है हमारी सुरक्षा परिषद। ठीक है, अब सुरक्षा परिषद ये UN की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद क्या होती है, दुनिया का पुलिस मैन कहते हैं इसको। आपसे अगर एग्जाम में पूछ दे कि पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड या फिर दुनिया का पुलिस मैन किसको कहते हैं, तो वो इसी सुरक्षा परिषद को कहते हैं। ठीक है, इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ये जो 10 अस्थायी होते हैं, ये 2 वर्ष हेतु एक देश को चुना जाता है। ये आपको याद रखना, ये जो 10 अस्थायी हैं, ये प्रत्येक मतलब 2 वर्ष हेतु एक देश को चुना जाता है। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर यानी कि स्थायी सदस्य, इसीलिए इसको हम कहते हैं P5 कंट्रीज। वो कौन कौन सी हैं, वो है USA, रसिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस, यानी कि अमेरिका, रूस, चीन और इंग्लैंड और फ्रांस। ये 5 देश हैं P5 वाले कंट्री, इनको आप नाम याद रखेंगे। और इनके पास स्पेशल चीज़ क्या होती है, वो होती है वीटो पावर। वीटो क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार। यानी कि अगर 4 देश या दुनिया के सारे देश किसी एक मुद्दे पर सहमत हैं और इनमें से अगर कोई एक देश वीटो कर दे, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास विशेषाधिकार नहीं बल्कि निषेधाधिकार है, यानी कि मना करने का अधिकार है। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर आपसे फैक्ट और पूछेगा कि अभी तक सबसे ज़्यादा वीटो किसने प्रयोग किया, तो वो रूस ने प्रयोग किया, यानी कि रशिया ने किया। कई बार तो इसने भारत के विपक्ष में किया है। ठीक है, भारत को बहुत बार बचाया है। अब UN के बारे में कुछ अन्य चीज़ें देख लेते हैं। जैसे UN की भाषाएं, UN में कुल 6 भाषाएं होती हैं। वो 6 भाषाएं कौन होती हैं, इंग्लिश, मैंड्रिन, मंदारिन, यानी कि ये चीन की जो भाषा है उसी को ये कहते हैं। फिर रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी। अरबी जो है सबसे लेटेस्ट में जोड़ी गई, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अरबी सबसे लेटेस्ट में जोड़ी गई भाषा है। और बाकी ये 6 भाषाएं याद रखेंगे, UN की भाषाएं हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या देगा कि निम्न में से कौन सी भाषा UN की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो उसमें 3-4 इसमें की रहेंगी और 2 ऐसी भाषा लिख देगा या 1 लिख देगा जो उसकी भाषा नहीं रहेगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बताते चलता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगला है अगर हम UN की कार्यकारी भाषा की बात करें तो वो सिर्फ 2 में है, इंग्लिश और फ्रेंच। ये 2 फैक्ट आप याद रखेंगे कि जैसे UN की आधिकारिक भाषाएं तो ये 6 हैं, लेकिन अगर कार्यकारी भाषा की बात करें यानी कि लिखा पढ़ी किस भाषा में होती है, तो 2 भाषाओं में होती है, एक तो अंग्रेजी में और दूसरे फ्रेंच में। ठीक है, फिर UN में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता, ये आप मतलब आपके लिए काम की चीज़ नहीं, मतलब लाइट मैंने लिख दी है। जो IAS PCS का मेंस लिखते हैं उनके लिए काम की चीज़ है, क्योंकि अभी इसमें सदस्यता मत की वगैरह की बात हो रही है कि इसको विस्तार किया जाए और भारत जो है वो इसका सदस्य बनने वाला, मतलब भारत को बनाया जाए, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा मोस्ट पोटेंशियल का मतलब देश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुराना लोकतंत्र, पुराना नहीं मतलब सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारत सबसे ज़्यादा आबादी रखता है, और भारत जो है टॉप 3 टॉप 4 पावरफुल कंट्रीज़ में भी आ गया, GDP में 5वां स्थान है, फिर भी स्थायी सदस्यता नहीं है। ठीक है,
तो खैर ये सब मुद्दे अलग अलग हैं मेंस के पर्पज़ से। बाकी अगर अब हम देखते हैं G4 कंट्रीज़ क्या हैं। देखो G4 कंट्रीज उन कंट्रीज़ को कहा जाता है या उन 4 देशों का समूह है जो यूएन में स्थायी सदस्यता की मांग करती हैं कि इन चारों को G4 कंट्री में मतलब यूएन की स्थायी सदस्यता दी जाए। तो वो है भारत, जापान, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। ये चारों नाम आप याद रखेंगे। एक और संगठन है जो मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ पर मैं बता देता हूँ, उसको बोलते हैं कॉफ़ी क्लब। कॉफ़ी क्लब जो है वो G4 का अपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस वो कहते हैं कि जैसे अगर भारत को आप स्थायी सदस्यता देंगे तो आप पाकिस्तान को भी दें पैरेलल में, जापान को देंगे तो आप साउथ कोरिया को भी दें, ब्राज़ील को देंगे तो अर्जेंटीना को भी दें, अर्जेंटीना नहीं मैक्सिको को भी दें, और दक्षिण अफ्रीका को अगर आप देते हैं तो फिर आप ऊपर मिस्र को भी दें। इस तरह की मतलब बातें होती रहती हैं, ठीक है। या केनिया वगैरह को दें, अफ्रीका के किसी और कंट्रीज को दें। तो कॉफ़ी क्लब G4 का अपोजिट है, ठीक है। बाकी G4 के आप नाम याद रखेंगे। तो ये हमारी यूएन के बारे में सारी बातें हो गई, ठीक है। मतलब यूएन से रिलेटेड एक एक बात आप इसमें मैंने जितनी भी ये सब चीज़ें दिखाई हैं आप इनको स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, क्योंकि बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम चलते ही देखते हैं यूएन से जुड़े हुए अन्य संगठन देखेंगे। तो अब मैं जितने भी आपको संगठन कराने वाला हूँ आप एक चीज़ याद रखेंगे, वो सारे संगठन भले अलग लगे, उनकी स्थापना कब हुई वो सब आपको देखना है। जितनी भी चीज़ें देखना है आपको आपके एग्जाम में आ सकती हैं वो सब मैंने इसमें लिख रखी हैं। तो ये जितने भी अब हम देखने जा रहे हूँ उन सबका जो पेरेंट कंपनी एक तरह से आप कह लें, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन ही है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं UNHRC। इसमें यूएन लगा ही हुआ तो आप लोग जान ही जाएंगे। UNHRC मतलब यूनाइटेड नेशन यूएन से, और HRC मतलब ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी, यानी कि अभी लेटेस्ट हुई थी, आप मान के चलते हैं, ठीक है। ये जून 2006 में बनी थी। और एक चीज़ ये भी याद रखना है आपको कि ये जो है जो 6 अंग हमने बताए थे उसमें जो पहला अंग था महासभा, ये उस महासभा के अधीन काम करती है, क्या, UNHRC। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। तो जिनेवा में आपको पता है बहुत सारे संगठनों के हेडक्वार्टर्स होते हैं, तो इसमें ये जिनेवा में है, आपको याद रखना है। अगला है हमारा यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म भी लिख रखे हैं, वो इसलिए याद लिख रखे हैं क्योंकि आपका जो ग्रुप D का एग्ज़ाम होता है उसमें खास करके फुल फॉर्म तक पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने उसको भी सोचा छोड़ा नहीं जाना चाहिए तो मैंने लिख दिया। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, 4 नवंबर 1946। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, पेरिस में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो अमेरिका में पड़ता है, न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। और स्थापना दोनों की 1946 में ही होती है, और फुल फॉर्म दोनों के अलग अलग हैं। जैसे यूनिसेफ के क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन, दोनों के फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी हमने देखा ही, इसकी 4 नवंबर 1946 को स्थापना, इसकी 11 दिसंबर 1946 को। ये भी महासभा के द्वारा ऑपरेट होती है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर अभी क्या देखा था कि ये जो UNHRC है ये महासभा के अधीन है, यूनिसेफ महासभा के अधीन है, लेकिन यूनेस्को महासभा के अधीन नहीं, हालांकि हैं दोनों यूएन के ही संस्था। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, और यूनिसेफ का कहाँ है, न्यूयॉर्क USA में है। आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं, और ये सब काम क्या करती हैं आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इतनी बातें पूछी जाएंगी, फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर और स्थापना कब हुई, ठीक है। काम आपको पता ही, बाकी आप अंदाज़ा लगा भी लेंगे कि जैसे इसमें क्या लिखा, साइंटिफिक लिखा है, कल्चरल लिखा है, एजुकेशनल लिखा, तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होगा। जैसे इसमें क्या है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी ये बच्चों के लिए काम करती है, बस इतना आपको याद रखना है। फिर आप देखते हैं ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब लेबर के ऑर्गेनाइजेशन है तो लेबर से रिलेटेड काम करेगा, श्रम संगठन से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसकी स्थापना है 11 अप्रैल 1919। इसको आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि 1919 में इसकी स्थापना होती है, यानी कि यूएन के और लीग ऑफ नेशन बनने से पहले ILO बन गया था, लेकिन जब यूएन बनता है तो ये एक तरह से यूएन का अंग बन जाता है। और इसका जो स्थापना मतलब हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है जिनेवा में। यहाँ पे HQ लिखा है, HQ मतलब हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, ठीक है। ILO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा में। और एक बात और, एक फैक्ट आप याद रखेंगे, 1969 में नोबेल का शांति पुरस्कार इस ILO को दिया जा चुका है। फिर अगला हमारा संगठन है FAO। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम में। रोम कहाँ पड़ता है, इटली में, आप याद रखेंगे, FAO का रोम इटली में है। फिर अगला हमारा संगठन है ITU। ITU मतलब इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, यानी कि जो टेलीकॉम वगैरह हैं, ठीक है, सिम वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं, इंटरनेट वगैरह, उसको कंट्रोल करने के लिए जो दुनिया का एक संगठन है ITU, जो कि यूएन के तहत काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। आप इसको देख पा रहे हैं कि ये 1865 में बन गया था, मतलब यूएन से मतलब लगभग ये
80 साल पहले इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन बाद में यूएन का वो बन जाता है क्या, सदस्य। तो फिर आईटीओ की बात करें तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में ही रहेगा, ठीक है। फिर अगला जो हमारा संगठन है यूएन का वो है आईसीएओ। आईसीएओ का मतलब होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब सिविल एविएशन का मतलब होता है नागरिक उड्डयन। नागरिक उड्डयन मतलब ये जो भी विमान वगैरह उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, ये सब जो चीज़ें हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए जो दुनिया की जो संस्था है वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आईसीएओ। इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है, कनाडा में। और ये कब बना था, 1944 में बना था। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप सब ने सुना होगा। आप लोग मुझे बताएं, एनवायरनमेंट का सवाल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, आपको ये बताना है, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके। ऐसे सवालों में आप लोग पार्टिसिपेट लिया करिए, ताकि मतलब ये रहे कि हाँ आप लोग लिखते हैं तो वो चीज़ें, एक तो लोग, बाकी लोग भी उससे लोगों को आंसर मिल जाता है, जिन लोग को पता होता है वो लोग लिखते हैं, और जिनको नहीं पता होता आंसर मिलता है। और दूसरा ये रहता है कि आप में मतलब जब एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है तो चीज़ें दिमाग में रहती हैं, और ऐसा लगता भी, अंदर से भी अच्छा फील आता है कि चलो हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। खैर, अब अगला देखते हैं डब्ल्यूटीओ। ये डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि इसको हम बाद में देखेंगे। ये डब्ल्यूटीओ है टूरिज्म संगठन, ठीक है। वो क्या है, विश्व पर्यटन संगठन, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड में है। मैड्रिड कहाँ पड़ता है, स्पेन में पड़ता है, ठीक है। फिर अगला है आईएमओ। आईएमओ मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैरीटाइम क्या होता है, समुद्री, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, यानी समुद्र में जो व्यापार वगैरह होता है, जहाज चलते हैं, उनसे रिलेटेड जो कंट्रोल करता है वो यही आईएमओ करता है। इसकी स्थापना 1948 में हो गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लंदन में है। फिर आता है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी जेनेवा में है। एक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको, वैसे तो आप सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर याद कर लें, लेकिन अगर शुरुआत में एच लगा है और लास्ट में ओ लगा है, ठीक है, बीच में कुछ भी है, तो आप मान के चलो 95% उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में ही होगा। तो अब ट्रिक मान सकते हैं इसको, जो भी है। बाकी आप याद रखेंगे 7 अप्रैल, इसका आप डेट भी याद रखेंगे, सिर्फ सन। जिस संगठन में सिर्फ ईयर याद रखना है उसमें मैंने सिर्फ ईयर लिखा है, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये सारी। जिसमें आपको डेट भी याद रखनी है उसमें मैंने इसमें डेट भी मतलब मेंशन कर दी है, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसीलिए आपको याद होगा कि इसी 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ, जेनेवा में। अगला देखते हैं, अगला है हमारा डब्ल्यूएमओ। डब्ल्यूएमओ मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विज्ञान संगठन, इसीलिए एक विभाग आता है, अभी मैं आपको कराऊंगा अध्ययन वाला एक चैप्टर, मैंने अपने टॉप 26 टॉपिक में दे रखा है। मेट्रोलॉजी एक होता है, मेट्रोलॉजी मतलब होता है जो मौसम विज्ञान का अध्ययन करती है, वो वाली संस्था, ठीक है। संस्था नहीं मतलब वो वाली विज्ञान, ठीक है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएमओ, इसका स्थापना हुआ था 1951 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है। अगला है आईएईए, ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो एटॉमिक एनर्जी मतलब परमाणु ऊर्जा, तो इसका मतलब ये है कि जो परमाणु ऊर्जा को दुनिया में भर में कंट्रोल करता, परमाणु बम वगैरह ना बने, उससे रिलेटेड ये एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना में। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है। अगला है विपो। विपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं अभी अपना ये लेक्चर दे रहा हूँ, आप सबको यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। मैं कोई बुक लिखता हूँ, वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। तो इसी तरह अब ये दुनिया भर में कहीं लीक ना हो जाए, ठीक है, तो उन सबको रोकने के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ये ऐसा संगठन है जो आज़ादी के बाद बना था, हालांकि आईएई वाला भी भारत की आज़ादी के बाद ही बना था, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है, जिनेवा में है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करती है ये वाली एजेंसी, ये भी मैंने मतलब लिख दिया एक्स्ट्रा में। आप लोग देखते होंगे, आप बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत सारे कोचिंग के टेलीग्राम वगैरह पे लीक हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो राइट है उसका वायलेशन का ये माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने समझाने के लिए आपको बता दी। फिर अगला है IFAD, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 1976 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में। तो जो मतलब न्यूयॉर्क या अमेरिका से हट के और फिर जिनेवा से भी हट के जहाँ पे हैं, उनके संगठन के मुख्यालय आपको याद रखना। जैसे IFAD जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में। रोम में हमने अभी ऊपर एक और देखा था, वो कौन था, वो था FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी, उसका भी मुख्यालय रोम में। फिर अगला हम देखते हैं
सीटीबीटी, ये सीटीबीटी एक तरह की संधि है और एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 19 नवंबर 1996 को आई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना में पड़ता है। ये सीटीबीटी क्या है, अभी हम एक संधि आपको और बताते हैं, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताता हूँ। एनपीटी एक संधि आई थी 1968 में, एंड उसका फुल फॉर्म होता है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। तो ये जो एनपीटी आई थी 1968 में, ये न्यूक्लियर वेपन को रोकने के लिए आई थी, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताता हूँ। उस टाइम तक क्या हुआ था कि जितने भी अभी हमने आपको P5 कंट्रीज बताया जिनके पास वीटो है, उन सारे देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया था और परमाणु बम बना लिया था, ठीक है, 1968 तक, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि अब दुनिया में परमाणु बम का प्रसार नहीं होना चाहिए और परमाणु बम ना बने, तो उसके लिए वो लोग एनपीटी संधि लेकर के आए और उन्होंने कहा कि अब इस पर दुनिया के हर देश को साइन करना होगा और जो साइन कर देगा वो आगे चल के परमाणु परीक्षण नहीं करेगा और बम नहीं बनाएगा। तो आपको पता है भारत ने ना तो एनपीटी पे साइन करा और ना ही सीटीबीटी पे करा है, क्योंकि आपको पता है 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, ठीक है। तो भारत ने इस पर साइन नहीं करा। अब भारत क्या करता है, तो इन लोग को ये लग गया कि चलो भारत ने भी बना लिया, फिर भारत के मतलब कंपटीशन में पाकिस्तान भी 10 साल बाद बना लेता है। फिर ऐसे करके परमाणु बम का प्रसार होने लगा, ठीक है, जैसे बाद में नॉर्थ कोरिया ने बनाया। तो ये लोग 1996 में एक संधि और लेकर के आते हैं, उसका नाम देते हैं सीटीबीटी। और उसमें ये लोग क्या कहते हैं कि आप लोग परमाणु बम का यूज़ तो करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपने बना लिया तो आप लोग उनको नष्ट कर दें। तो भारत फिर इस पे भी साइन नहीं करता और इसके लिए तो आज भी वो लोग प्रयासरत हैं कि भारत इस पर साइन कर दे। 1996 में ने इसको गठन कर दिया था और इसका मुख्यालय तक बना दिया वियना में। तो ये इसका मतलब ब्रीफ में इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम और ने देखते हैं, वो बात यहीं इस पर लिखी गई नोट करके कि भारत ने सीटीबीटी और एनपीटी दोनों पर साइन नहीं किया। अब अगला देखते हैं, वो है OPCW, यानी कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन, यानी कि जो केमिकल वेपन होते हैं उनका यूज ना हो उसके लिए संगठन बनाया गया था। 1997 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग में। द हेग कहाँ है, नीदरलैंड में, जहाँ पे हमने क्या देखा था, यूएन का एक जो न्यायालय था ICJ, वो भी यहीं पे स्थित है। 30 दिसंबर 2006 में इस संगठन के द्वारा पहली बार एक यूज किया जाता है अमेरिका के द्वारा, हालांकि वो मिसलीडिंग था, अमेरिका ने झूठ बोला था। और आपको पता है सद्दाम हुसैन को इसी कि इसके पास केमिकल वेपन है, इसका आरोप लगा करके अमेरिका ने अटैक किया और इसको मार दिया था और बीच चौराहे पे लटका दिया था, आप सबको पता है, मतलब सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने। तो 2006 में ऐसा किया था और वो जो संगठन था वो यही संगठन था, इसी का सहारा अमेरिका ने लिया था। अब ये इतने संगठन हमने देखे यूएन के। अब यूएन के 3 संगठन और बचे हैं, वो है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, और ये WTO फिर से लिख गया, यहाँ पे इसको वर्ल्ड बैंक लिखना चाहिए था, ठीक है, तो उसको आप लोग समझ लें, ये वर्ल्ड बैंक है, बार बार 2 बार WTO लिख गया है। तो उन 3 संगठनों को हम अब देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम यूएन के सारे संगठन देख रहे हैं, उसके बाद हम कुछ अन्य संगठन जिनके की मुख्यालय पूछता है उन सबको भी मैं आपको करा दूंगा। तो सबसे पहले हम WTO देखते हैं। अब इसको मैंने इतने विस्तार से क्यों लिया, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है और अभी मैं आपको 3-4 मिनट के अंदर WTO कंप्लीट समझाऊंगा और आप पूरा WTO पे देखना, फिर आप बताना कि आपको, जैसे आप एक नाम सुनते हो कि गेट क्या है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या है, तो एग्जैक्ट मैं अभी एक पन्ने में आपको WTO समझाऊंगा। इसके बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन गेट की, ब्रेटन वुड की, ये सब दूर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। WTO मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है, किसकी स्थापना, WTO की नहीं है, ये याद रखना आप लोग, WTO यहाँ नहीं बना था। एक होती है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। ये कॉन्फ्रेंस होती है जुलाई 1944 में। इसमें 44 देशों के 170 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेते हैं और इसको बुलाता कौन है, कॉल्ड बाय यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएन बुलाता है 1944 में। हालांकि यूएन की अपनी स्थापना 1945 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन मतलब सारे देश, अमेरिका, लोग मिलके ही बुलाते हैं और ये लोग 3 संस्थाओं पे चर्चा करते हैं, ठीक है। वो 3 संस्थाएं कौन कौन सी हैं, वो 3 संस्थाएं, अभी आप लोग ये मत पढ़िएगा, ये वाला पढ़िएगा जो मैं बता रहा हूँ, IBRD। यही IBRD आगे चल के वर्ल्ड बैंक में बदलता है। फिर आता है IMF दूसरा, फिर आता है ITO मतलब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये ITO कैसे गेट में परिवर्तित हुआ, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपसे बनेगा, जैसे वो पूछ लेगा, मैं आपको न सिर्फ पढ़ा रहा हूँ इसलिए बार बार बताता हूँ क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ठीक है, कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का संबंध निम्न में से किससे है, तो इन तीनों से है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन में अगर ITO ना दे करके
दे देगा वो WTO। तो याद रखना आपको वो भी सही जवाब होगा। वो कैसे होगा अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो IBRD या फिर वर्ल्ड बैंक, IMF और ITO या फिर WTO, इन तीनों का संबंध ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस पे है, ठीक है। तो ये जो हमारा तीसरा वाला है ITO यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर सहमति नहीं बन पाई, ठीक। अंततः सहमति क्यों नहीं बनी? क्योंकि आपको पता है उस समय कोल्ड वार चल रहा था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। और तो उसमें जो सोवियत संघ था वो समाजवादी देश था और अमेरिका वगैरह जो यूरोप के देश थे वो पूंजीवादी थे। तो पूंजीवादी व समाजवादी देशों में मतभेद था, इसलिए बाद में क्या होता है, जब सहमति इस पर नहीं बनी तो अमेरिका और उसके जो सहयोगी अन्य देश थे यूरोप के देश, उन्होंने अलग से, यानी कि ये सारे पूंजीवादी देश थे, इन्होंने अलग से किसका निर्माण किया? तो गैट का निर्माण किया। अब गैट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी स्थापना करते हैं। तो गेट की स्थापना पूंजीवादी देश अमेरिका यूरोप वाले लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इस ITO पे पूरे विश्व की सहमति नहीं बनी। तो यहाँ से स्थापित होता है गैट। और गेट कब स्थापित होता है? अक्टूबर 1947 में, ठीक है। और याद रखना है भारत भी गेट का सदस्य बनता है, लेकिन कब? 1948 में। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है 1944 में, गेट का निर्माण होता है 1947 में, भारत उस पर साइन करता है 1948 में। अब ये गेट क्यों लाया गया था? अभी अपने इसको फुल फॉर्म में भी देखा कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यह टैरिफ यानी कि प्रशुल्क के नियंत्रण हेतु लाया गया था। अब टैरिफ क्या होता है? आप जब एक देश से दूसरे देश में अपनी वस्तुओं को भेजते हैं, सेवाओं को भेजते हैं, तो उस पर जो वहाँ की सरकार टैक्स लगाती है उसको टैरिफ कहते हैं। एक और ड्यूटी आती है, वो आती है एक्साइज। आप लोगों ने सुना होगा कि टैरिफ और एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो है वो अपने देश के अंदर सामान भेजने में लगाई जाती है, ठीक है। और टैरिफ लगाया जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर पे। तो ये मैंने मतलब थोड़ा बहुत बता दिया इकोनॉमिक्स, बाकी हम इस पे देखते हैं। अब क्या होता है, विकसित और विकासशील देशों तथा गरीब देशों के बीच अनेक मतभेद उभरे। बाद में क्या हुआ, टैरिफ वगैरह को लेकर के विकसित विकासशील गरीब देशों के बीच मतभेद उभरे। और इसी मतभेद को दूर करने के लिए 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौता होता है, ठीक है। मराकेश समझौता होता है और इसी मराकेश समझौते के तहत ये जो गैट था ये WTO में बदल जाता है और यहीं से होती वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत, ठीक है। ये यहाँ से WTO बनता है। तो WTO कब बनता है? 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। ये कंप्लीट डेट और ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा WTO। यहाँ पे WTO, अब आपको लोग खुद कमेंट करके बताएं कि आपको WTO या फिर बाकी जो भी संस्थाएं समझ में आई नहीं आई, क्या भी है, पूरी राय अपनी दें। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग राय ज़रूर दिया करिए अपनी। क्यों दिया करिए? क्योंकि उससे मुझे समझ आता है कि मैं जैसे भी पढ़ा रहा हूँ या जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो कितना सटीक है, आप लोग को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, या चीज़ें याद हो जा रही हैं अच्छे से समझ में। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मेनली जो रटने वाली चीज़ें वो तो आपको रटनी पड़ेंगी, उसके अलावा अगर कुछ समझाने वाला तो मैं आपको कहानी के रूप में समझा दूँ, ठीक है। तो ये हमने WTO देखा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर पूछ लिया जाए बाई चांस, हालांकि बहुत कम संभावना है, WTO जो सब्सिडी के लिए छूट देता है अनेक देशों को, जैसे विकासशील या फिर गरीब देशों को, जैसे उनका नाम अलग अलग होता है कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ब्लैक बॉक्स सब्सिडी। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा इन सब सब्सिडियों का संबंध किससे है, तो वो आपको याद रखना WTO से उन सब्सिडियों का संबंध है। सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं IMF में ये बहुत सारी बातें लिखी गई, पर IMF में आपको इतना नहीं देखना। क्या देखना वो मैं बता रहा हूँ। IMF में 189 देश शामिल है, ये नहीं पूछेगा। IMF का उद्देश्य वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, ये PCS IS में जो मेंस लिखते हैं उनके लिए काम आता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना, IMF का कार्य कर दे। तो याद रखना IMF जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में मदद करता है, ठीक है। मतलब अलग अलग देशों की मुद्राओं का मूल्य अलग अलग होता है, वो सब, ठीक है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। एक चीज़ आप याद रखेंगे, IMF हो या वर्ल्ड बैंक, दोनों का ही मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। आपको पता है क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक दुनिया की इकोनॉमी को काफ़ी हद तक मतलब मैनेज करते हैं और इसीलिए अमेरिका ने इन दोनों का मुख्यालय अपने वहाँ कर रखा है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और है कि यूरोपियन ही अध्यक्ष बनेगा, इसकी अनिवार्यता अब समाप्त हो गई 2012 से। 2012 तक क्या होता था कि यूरोपीय सदस्य ही इसका अध्यक्ष बनता था, ठीक है। और बाकी ये सब आपको नहीं देखना है डिटेलिंग, क्योंकि ये तो मेरा अपना नोट्स है, इसमें मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, तो ये आपके एग्जाम के काम का नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दूँ जो इसमें नहीं लिखी गई है, मतलब वो ये है कि एक मुद्रा IMF की होती है, वो होती है SDR, ठीक है। SDR मुद्रा होती है। जैसे जो हम लोग बोलते हैं कि भारत का इतना फॉरेक्स रिजर्व हो गया, फॉरेन करेंसी हो गई, उसमें एक SDR भी आती है, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट इसका फुल फॉर्म होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि SDR निम्न में से किसकी मुद्रा है, उसमें एक ऑप्शन रहेगा IMF, वही आपको सही निशान मारना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा IMF कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को अभी नहीं देखेंगे, ये बाहर की UN की है, वर्ल्ड बैंक देखते हैं।
यूएन आप देखते हैं वर्ल्ड बैंक में भी 189 सदस्य हैं, आईएमएफ में भी इतने थे। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी और इसकी बैठक प्रत्येक साल में एक बार होती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि इन दोनों का जो मुख्यालय है वाशिंगटन में ही है और इन दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी और सदस्य भी बराबर हैं। अब एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपको ये याद रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ वर्ल्ड बैंक एक नहीं है। वर्ल्ड बैंक जो है वो अपने आप में दो संस्थाओं से मिलकर के बनी। वो दो संस्थाएं कौन है? आईबीआरडी और आईडीए। आईबीआरडी और आईडीए से मिलकर के बनी है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। आईबीआरडी हमने वही देखा जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के समय थी, उसमें एक संस्था और आ गई आईडीए, वो दोनों से मिलकर बनी। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम के काम का नहीं है। बाकी ये वर्ल्ड बैंक फिर ग्रुप बना, ग्रुप में आईबीआरडी आईडीए के अलावा ये तीन और जुड़ गए, जिसमें आईएफसी होता है, मीगा होता, आईसीएस सीआईडी होता। भारत इनमें से इन चारों का सदस्य है, इसका सदस्य नहीं है। मतलब ये सब बहुत डीप में जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें लोन वगैरह ये कराता है, ये सब इसके फुल फॉर्म वगैरह लिखे गई हैं। अब यहाँ पे ये जो लास्ट में कुछ लाइनें लिखी हुई इनको मैं पढ़ता हूँ, मतलब थोड़ा सा थ्योरी वगैरह जानने के लिए। वो क्या है कि आईएमएफ ऋण देता है बीओपी के लिए, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, जबकि वर्ल्ड बैंक जो है विकासवादी परियोजना, मानव निर्माण, सामाजिक अवसंरचना आदि के दीर्घकालिक ऋण कम ब्याज दरों पर प्रदान करती है। वर्ल्ड बैंक की ऋण अवधि 5 से 20 वर्ष की होती है। अब इसमें क्या समझ आया? आईएमएफ आपको ऋण कब देगा? आईएमएफ ऋण तब देगा जब आपका देश एकदम दिवालिया होने वाला होगा, डूब चुका होगा, और मतलब आपको आपके देश को वो तब देगा जब मतलब आप डूबने वाले होंगे, आपकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होगी। फिर आईएमएफ क्या करता है? बहुत सारी शर्तें थोप देता है। उन शर्तों पे मतलब आपको चलना होगा तभी वो ऋण देगा। और जो वर्ल्ड बैंक है वो आपको जैसे पुल बनाना है, बच्चों की शिक्षा पे काम कर, जितने भी मतलब डेवलपमेंट वाले काम होते हैं या मानव निर्माण होता है, वो सब के लिए वर्ल्ड बैंक देता है ऋण और बहुत ही कम ब्याज दरों पे देता है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत जो समझाना वाला था वो चीज़ पढ़ाई, और जो भी आ सकता है ये वाले फुल फॉर्म आपको नहीं याद करने हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ नहीं याद करनी, उनको आप लोग छोड़ दिए, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्योंकि आपको तैयारी सिर्फ जीएस नहीं पढ़ना है, आपको मैथ भी पढ़नी, हिंदी भी पढ़नी, इंग्लिश भी पढ़नी, और मतलब तो वो सारे भी पढ़ने। तो इसलिए जीएस में सिर्फ उतना पढ़ना जितना मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हमारा हो गया कंप्लीट यूएन और उससे जुड़े हुए संगठन। ये वीडियो हमारी लगभग आधा घंटे से 5 मिनट ज़्यादा की हो गई, और उसमें मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें भी बताई। तो ये हमने संगठन देख लिए। अब कुछ संगठन और हैं, उन संगठनों में आपको क्या देखना, उनकी स्थापना कब हुई और उनका मुख्यालय का, मेनली मुख्यालय कहाँ है, तो वो मैं आपको अलग से करा दूंगा। ठीक है, मतलब वो मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करूँ। अभी जस्ट ये वीडियो मिलेगा आपको, उसके मतलब थोड़ी देर बाद जस्ट उसको वीडियो मतलब वो वीडियो छोटी रहेगी, मुश्किल से 10 मिनट की, इसी के एक पार्ट के रूप में, जो कि बहुत बड़ी वीडियो फिर देखने में थोड़ा बोरिंग लगती है, इसलिए मैं इसको साथ में नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो मैं आपको 10 मिनट की वीडियो दूंगा, उसमें सारे जितने भी संगठन हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं, मुख्यालय वगैरह, और कुछ की अगर थ्योरी बतानी है, जैसे एनडीबी वगैरह के बारे में थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ब्रिक्स का वो बैंक है तो इसलिए थोड़ा बहुत जानना हो तो वो मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये यूएन और उससे जुड़े हुए सभी संगठनों को वो वीडियो अभी आपको ये देखें आप लोग, उसके तुरंत बाद आपको मिल जाएगी। बाकी इसका उसका जितना भी पीडीएफ है आपको चाहिए, तो अभी मैं हिंदी की रिवीजन पिक सीरीज शुरू करूँगा, टेस्ट सीरीज शुरू करूँगा, फिर मैं इंग्लिश की शुरू करूँगा। आप सबको कंप्लीट मटेरियल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी है, तो आप इस चैनल पर आए हैं तो आपका एग्जाम मतलब 100% यहाँ से क्वालिफाई होगा। बस मैं जितना बता रहा हूँ आप लोग करते जाएँ। ठीक है, बाकी आप लोग अपना फीडबैक दें। नए लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब उसको भी कर लें, ताकि चैनल भी ग्रो होता रहे, तो मुझे भी बनाने में मजा आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।